देवनागरी लिपि के वर्णों का मानक रूप बताते हुए देवनागरी के लेखन से संबंधित कठिनाई पर प्रकाश डालिए। इसका मतलब क्या है? देखो, जो भाषा अपन हिंदी लिखते हैं उसकी लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। जैसे कि पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि क्या होती है? गुरुमुखी लिपि। ठीक है। तो ये सवाल आ चुका है, 20 नंबर का सवाल, चैप्टर नंबर 1 से ये सवाल आया था, BSDLA 135। ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? आंसर आपको भारत सरकार का एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। देखो, अब जैसे कि मैंने कहा, कै, ख, ठीक है, र, ए, आ, हिंदी भाषा के अंदर देवनागरी लिपि में कुछ मानक वर्ण ही प्रयोग में लाए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड। ठीक है। आपने ये तो देखा नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है किसी को नहीं पता है। तो कुछ ऐसे मानक वर्ण होते हैं, वही सबको यूज करते हैं। ठीक है। अब कोई व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, ठीक है, तो हिंदी लिख के भेज रहा है, ठीक है, कै, ख, ए, आ। कोई अखबार छापने का काम करता है, वो भी इन्हीं वर्णों का यूज कर रहा है। ठीक है। कोई किताब लिखने का काम करता है, वो भी इन्हीं वर्णों का यूज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इनकी, इनका मानक रूप है। सारे लोग इन्हीं वर्णों का इस्तेमाल करके भाषा को आगे बढ़ाते हैं, भाषा का यूज करते हैं लिखित रूप में। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? भारत सरकार ने, भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। देखो, ये भारत सरकार की एक संस्था है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यही संस्था निर्धारित करती है कि वर्णों का मानक रूप कैसा होगा। ठीक है, ताकि भाषा में एक रूपता आए, सब लोग समान वर्णों को यूज करें। ठीक है, कै को कै जैसा ही लिख रहे हैं सब, ए को ए जैसा ही लिख रहे हैं सब लोग, तो ये मानक रूप होता है। ठीक है। तो भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि, मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा, निर्धारित करने का कार्य सौंपा। ठीक है, 1 मिनट रुको। भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा। लोगों को सिर्फ मानक वर्णों को ही, लोगों को, आगे लिखो, ताकि, ताकि लोग, लोग सिर्फ मानक वर्णों, मानक वर्णों को ही लिखे व सीखे। इससे भाषा में एकरूपता आती है। भाषा के मानकीकरण से क्या फायदा होता है? भाषा में एकरूपता आती है कि आप भी वही वर्णों का यूज कर रहे हो जो मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप ए को ए जैसा लिख रहे हो, मैं भी ए को ए ही जैसा लिख रहा हूं। ये होता है मानक रूप। ये कौन डिसाइड करता है? भारत सरकार का एक संस्था है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वह डिसाइड करती है। इससे भाषा में एक रूपता आती है, इससे भाषा में एक रूपता आती है। ठीक है। निदेशालय ने, यानी कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, निदेशालय ने 1966 सन 2006 में, देखो, 2 बार इन्होंने भाषा का मानकीकरण किया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। एक तो सन 1966 में, एक 2006 में। मानक देवनागरी लिपि, मानक देवनागरी लिपि प्रस्तुत की। ठीक है। अब देखो, आजकल क्या होता है कि आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो किसी से, ठीक है, या फिर कंप्यूटर में टाइप करते हो आप, तो वहां पर शब्दों का संयोजन हो जाता है। जैसे आपने लिखा विद्यालय,
ठीक है, आपने कई बार इसको इंग्लिश में भी लिखा होगा, ठीक है, तो अपने आप हिंदी आ जाता है, कई बार चैट में आ जाता है ना, इंग्लिश का हिंदी आ जाता है। तो यह क्या कहलाता है? वर्णों का संयोजन कहलाता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वर्णों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो आजकल आजकल कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों का संयोजन होता है, तो हमें वर्ण को मानक रूप में ही सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर भी वही वर्णों को जोड़ता है जो हम जानते हैं। ठीक है, तो इससे हम भाषा को अच्छी तरह से भी समझ पाते हैं और भाषा से फेमिलियर हो पाते हैं। आगे आप लिख सकते हो कि मानक स्वर कौन कौन से हैं। देवनागरी लिपि में सबको पता है स्वर 11 होते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए की मात्रा, फिर बड़ी ए, ओ, औ। ठीक है, ये आपके मानक स्वर होते हैं, ये आपके मानक स्वर होते हैं। राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे तो 13 स्वर होते हैं, लेकिन 2 स्वर मैंने आपको बताया था कि जो अंग है, ठीक है, और अ है, ये आयोगवाह स्वर होते हैं, इनको वास्तविक स्वर अपन नहीं मानते हैं। ठीक है, तो 11 ही मूल स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये मानक स्वर कहलाते हैं। अब मानक व्यंजन, देखो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो मानक व्यंजन लिख दो आप, क वर्ग लिख दो। ठीक है, क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, ऐसे ही ख वर्ग लिख दो आप, ख, सॉरी, च वर्ग। ओके, च वर्ग आता है, च वर्ग लिख दो, च, छ, ज, झ, य से खाली। तो ये क्या है? मानक व्यंजन है, मतलब सारे लोग क, च, छ, ज ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर ट आता है, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ के नीचे बिंदी नहीं आती है यहाँ पर, और अण से खाली। ठीक है, फिर त आता है, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ठीक है, फिर क्या आता है? प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये सब क्या है? मानक व्यंजन है। और बता सकते हैं कि जो य, र, ल, व, ये भी मानक व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा स, श, स, है, ये भी मानक व्यंजन है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन, ड के नीचे छोटी बिंदी, ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है, और ढ के नीचे भी छोटी बिंदी, ये द्विगुण व्यंजन भी क्या होते हैं? हिंदी भाषा में मानक व्यंजन होते हैं। और दोस्तों, हमने अनुस्वार तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो अनुस्वार को अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, अंग। ठीक है, तो ये भी क्या है? मानक स्वर है। ठीक है, विसर्ग को देखा नहीं अपन ने, अ है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं अपन विसर्ग को, तो ये भी क्या है? मानक स्वर है। राइट, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, सॉरी, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? बता रखा है मैंने, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, मतलब एक से अधिक व्यंजनों के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब मानक व्यंजन है। ठीक है, सब लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, त्र को ऐसे लिखते हैं, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, सब लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। कोई त्र को ऐसे लिखता है क्या? ठीक है, ऐसे नहीं लिखता ना। तो इसको कहते हैं भाषा का मानकीकरण, देवनागरी लिपि का मानकीकरण। देखो, पहले के टाइम पर टाइपराइटर होता था, आपने देखा था कि एक व्यक्ति था दुकान के अंदर बैठा बैठा, वो टाइप करता रहता था, लोहे की मशीन होती थी, और फिर एक कागज रोल होता था, ऊपर की तरफ जाता था, उस पर अक्षर छपते रहते थे। देखा है? ऐसी पुरानी मशीन होती थी छापने की।
ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, जो छापने की मशीन है, जैसे कि किताब छापने की मशीन है, अखबार छापने की मशीन है, तो ये अत्याधुनिक हो चुके हैं, काफी मॉडर्न मशीन्स हैं, वो हमारे बीच में आज उपलब्ध है। तो ये जो नई नई मशीनें हैं ना, ये मानक वर्णों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। ठीक है, पहले के टाइम पर ऐसे शब्द भी मिलते थे आपको। तो पहले के टाइम पर क्या होता था, कठिन कठिन शब्द इस्तेमाल किए जाते, जैसे कि पद्मा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य और उद्गार। तो देखो, पहले के टाइम पर लेखन में काफी सारी कठिनाइयां आती थी देवनागरी लिपि में ही, जैसे कि पद्मा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्गार। तो इससे क्या होता था, कोई आदमी कुछ लिखता था, उसको कठिनाई आती थी, प्लस जब चीजों का मुद्रण होता था, यानी कि शब्द जब छपते थे, तब भी कठिनाइयां आती थी। ठीक है। तो हम करते हैं अब सरलीकरण। सरलीकरण, ये जो पद्मा शब्द लिखा है, ठीक है, इसको क्या लिख दिया हमने, तय, द के नीचे हलंत, पद्मा। ठीक है, अब यह आसान हो चुका है। ऐसे ही मैंने उद्यान को क्या लिख दिया है, उ, छोटा उ, फिर द के नीचे हलंत, फिर या न, उद्यान। ठीक है। ऐसे ही द्वारा, ये तो एकदम सिंपल ही है। ठीक है। तो ये पहले द्वारा कैसे लिखा जाता था, द्वारा ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, द के नीचे छोटा व आता था। ठीक है, सॉरी, आधा व आता था, इसको क्या लिख दिया, द्वारा। ठीक है। और उद्देश्य, उद्देश्य को कैसे लिख दिया मैंने, छोटा उ, फिर द, उद्देश्य। राइट। और ऐसे उद्धार को मैंने कैसे लिख दिया, देखो द के नीचे ध है, ये ध, ध से धनुष, इसको कैसे लिख लिया, उ, द के नीचे हलंत, फिर धार। तो इससे देखो क्या हुआ, हम कुछ वर्ण लिखने से बच गए। देखो, ये कठिन सा अपने को दिख रहा था, हमने सरलीकृत रूप कर दिया इसका। ये भी कठिन दिख रहा था, हमने सरलीकृत रूप लिख दिया इसका। ये भी कठिन दिख रहा था, सरलीकृत। उद्देश्य, इसको ऐसे लिख दिया, उद्धार को ऐसे लिख दिया। तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, द के नीचे हलंत, द के नीचे हलंत, द के नीचे हलंत। उद्देश्य में भी द के नीचे हलंत, और उद्धार में भी द के नीचे हलंत। इसका मतलब क्या है कि हमें नए नए वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती अब। ठीक है। तो ये पद्मा भी इस्तेमाल नहीं करते आज के टाइम पर, ये उद्यान भी नहीं करते, और ये जो छोटा व देखते हो आप, आधा व, सॉरी आधा व, इसका भी इस्तेमाल नहीं करते। ये अजीब सा देखते हो आप, इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। इसकी जगह क्या कर लेते हैं, द के नीचे हलंत, फिर यह। ठीक है। उदार भी नहीं करते हैं, उदार को अपन द के नीचे हलंत ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने शब्द लिखा था, ठीक है, वापस लिखता हूं इसको। ये दो वर्णों की सहायता से मिलकर बना है, द के नीचे हलंत, फिर मैं। ठीक है, जैसे कि पद्मा। तो दोस्तों, ये सरलीकृत रूप होता है, ये कठिन रूप होता है। ठीक है, ये कठिन रूप होता है, ये सरल रूप होता है। तो हमें लिखने में कठिनाई ना हो, प्लस जब हम अखबार छापते हैं, कोई किताब छापते हैं, तो टाइप करेंगे ना सबसे पहले। ठीक है, तो टाइप करने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो, तो टाइपिंग में, मुद्रण में, लिखने में हमें कठिनाई ना हो, तो हम देवनागरी लिपि का सरलीकृत रूप यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो आपने देखा होगा द, ठीक है, ये दो वर्णों की सहायता से मिलकर बना है, द के नीचे हलंत, फिर यह। ठीक है। तो ये कठिन रूप होता है, ये कठिन रूप होता है, और हम इसको आसान बना लेते हैं, ये सरल रूप होता है। ठीक है। ठीक है। तो 11 में हमने ग के आगे जो खड़ी पाई थी वो हटा दी, न्याय में न के आगे खड़ी पाई, प्यार में पै के आगे, ब्याह में बै के आगे, अभ्यास में भय के आगे खड़ी पाई, और म्यान में, म्यान क्या होती है, जिसमें तलवार रखी जाती है, तो मैं के आगे खड़ी पाई हटा दी है। तो भाषा और सरलीकृत रूप में
आ जाती है। ठीक है, तो दोस्त हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लेखन में आसानी चाहते हैं, कोई कठिनाई ना हो देवनागरी देवनागरी लिपि लिखते समय। ठीक है, प्लस हम कोई चीज मुद्रित करते हैं, यानी कि कोई चीज का मुद्रण करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो और पढ़ने में भी आसानी हो। तो इसलिए दोस्तों हम देवनागरी लिपि में जो कठिनाई आती है उनको सरल कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक 20 नंबर का सवाल हो चुका है। सवाल क्या था, अगेन सुनो। देवनागरी लिपि के वर्णों का मानक रूप बताते हुए, ठीक है, देवनागरी के लेखन से संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। तो लिख के आ जाओगे आप ये सब। अब दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं अपन, अनुतान किसको कहते हैं। ठीक है, टिप्पणी लिखना आता है, टिप्पणी लिखना, तो अनुतान, अनुतान किसको कहते हैं इस पर टिप्पणी लिखना आता है। ठीक है, कई बार आया है ये भी। तो देखो, जिस प्रकार से हम भाषा को बोलते हैं, भाषा को किस ढंग से हम बोलते हैं, वही अनुतान कहलाता है। भाषा को बोलने का ढंग, भाषा को बोलने का ढंग क्या कहलाता है? अनुतान कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन एक एक दो बात और सुन लो कि लिखित भाषा में अनुतान को विराम चिन्हों से हम देखते हैं। लिखित भाषा में, लिखित भाषा में हम अनुतान को विराम चिन्हों से, विराम चिन्हों से देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों अपन किसी वाक्य में आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, मतलब सरप्राइज हो रहे हैं किसी चीज से, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा अरे, अरे नेहा। ठीक है, तो मैंने आगे ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? मैं विस्मय का भाव प्रकट कर रहा हूं। ठीक है, मैं सरप्राइज्ड हूं कि नेहा ने मतलब कोई अच्छा काम कर दिया होगा। ठीक है, अरे नेहा, क्या बात है, तुम्हारा जो रिजल्ट है बड़ा शानदार आया है इस बार, कॉलेज के पेपर अच्छे हुए। अरे नेहा। ठीक है, अगर किसी वाक्य में दोस्तों, किसी वाक्य में प्रश्न पूछना है मुझे, ठीक है, तो मैं यहां पर विराम चिन्ह का इस्तेमाल करूंगा। विराम चिन्ह जानते हो ना क्या क्या होते हैं? जैसे कि ये विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हो इसको। इसको क्या कहते हो? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हो इसको। ठीक है, जिसमें आप सरप्राइज होते हो, किसी से प्रश्न पूछते हो तो ये चिन्ह लगा देते हो, किसी से सरप्राइज होते हो, आश्चर्यचकित होते हो, ये चिन्ह लगा देते हो। और अगर आप कोई साधारण सिंपल सेंटेंस बोलते हो, मतलब हाँ, जैसे कि आपने कहा मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी हूं, तो ये साधारण वाक्य है, इसके आगे आपने पूर्ण विराम लगाया है, पूर्ण विराम। तो अनुतानों को दिखाने के लिए, अनुतान को दिखाने के लिए हम भाषा में विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं 3 वाक्य लिख रहा हूं, तो तीनों वाक्य से मतलब एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि अनुतान किसको कहते हैं। ठीक है, मतलब विराम चिन्हों का अंतर होगा यहां पर सिर्फ, यह बहुत अच्छी तस्वीर, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। ठीक है, यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं। और दूसरा वाक्य मैंने लिखा, यह बहुत, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। ठीक है, यहां पर मैं लगा रहा हूं विस्मयादि बोधक, मतलब सरप्राइज हो रहा हूं मैं। ठीक है, अब इनको आप मुझे पढ़ के बता दो एक एक करके, ये मैं लिख देता हूं, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। यहां पर मैं सिर्फ पूर्ण विराम लगा रहा हूं। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस हिसाब से पढ़ेंगे तीनों वाक्य को, वो मुझे आप पढ़ के बता दो। पहला वाक्य मैं बोलता हूं, यह बहुत अच्छी तस्वीर है, तो मैं सामने वाले से कह रहा हूं कि तुम बताओ मुझे कि क्या ये अच्छी तस्वीर है या नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं उसे, यह बहुत अच्छी तस्वीर है या नहीं है। ठीक है, बोलने का तरीका अलग है। और मुझे वो तस्वीर है ना, उस तस्वीर से मैं सरप्राइज हो रहा हूं,
ठीक है, मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं उससे। यह बहुत अच्छी तस्वीर है, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। ठीक है, तो बोलने का ढंग यहाँ पर चेंज हो गया। और जैसे कि सामान्य सूचना देने के लिए साधारण वाक्यों में अपन क्या करते हैं, साधारण वाक्यों में पूर्ण विराम लगाते हैं। आपने बस नॉर्मल सा बोल दिया, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। मतलब आप ना तो सरप्राइज हो यहाँ पर, ना किसी को ताना मार रहे हो, ठीक है, और ना ही अगले से सवाल जवाब कर रहे हो, सिर्फ आपने सूचना दी है, यह तस्वीर बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वाक्यों को किस ढंग से बोला जाता है, यही अनुतान कहलाता है। निबंध लिखना है। निबंध का सवाल आएगा आपके पेपर में बीएसजीएल 135 कि निबंधों के नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको निबंध का अर्थ बता देता हूं, निबंध होता क्या है। ठीक है, निबंध, देखो इसमें बंद शब्द आ रहा है, यानी कि एक सूत्र में बंदी रचना। निबंध का मतलब क्या होता है, एक सूत्र में बंधी रचना। बंदी रचना क्या कहलाती है, निबंध कहलाती है। अब देखो जब अपन उपन्यास लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, तो लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, उसमें पात्र भी बहुत ज्यादा होते हैं, कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें चलती रहती है कहानी टाइप से। उपन्यास काफी बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि गोदान उपन्यास है एक। लेकिन निबंध है ना, संक्षिप्त रूप में होता है। निबंध में आपको कुछ लिमिटेड बातें ही लिखनी पड़ती हैं। तो एक सूत्र में बंधी हुई रचना क्या कहलाती है, निबंध कहलाती है। अब देखो निबंधों के नियमों को देख लेते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखकर आपको वहां पर निबंध लिख करके आना है। जैसे कि निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, राजनीतिक निबंध होते हैं, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित नियम होते हैं, यानी कि मैं लिख दूं यहां पर कि सामाजिक मुद्दों से संबंधित, सामाजिक मुद्दों से संबंधित नियम भी निबंध भी होते हैं, राइट। तो निबंध कई प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके इनके नियम्स देख लेते हैं, ठीक है, कि निबंध है उसको लिखते टाइम कौन कौन से रूल्स हैं अपने को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यह निबंध आया कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, यानी कि एक स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो देखो आपके पास में एक तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अनुशासन किसको कहते हैं, विद्यार्थी जीवन में किस तरह से लागू होता है। अगर कोई विद्यार्थी अनुशासन को अपनाता है तो अपने विद्यार्थी जीवन में वो किस तरह से तरक्की कर सकता है। या फिर ऐसे आया कि पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व है, तो सबसे पहले तो आपको पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए, किसको कहते हैं पर्यावरण, पर्यावरण खराब हुआ तो क्या नुकसान होगा, पर्यावरण को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आपके पास में किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर निबंध लिखते टाइम पर्याप्त ज्ञान, मतलब इनफ नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। ये पहला नियम। दूसरा नियम है कि आप वाक्य छोटे छोटे लिखोगे, ठीक है, वाक्य हमेशा छोटे छोटे लिखने चाहिए निबंध में। और दोस्तों ये छोटे छोटे वाक्य आपको कैसे लिखने, प्रभावशाली, यानी कि अगर कोई निबंध आपका पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में बहुत सेंस में चीजें लिखी हैं, आपके लिखी हुई बातों का, आपके लिखे हुए वाक्यों का कोई एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। तीसरा नियम, आपको बीच बीच में मुहावरे और लोकोक्ति इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। इनके इस्तेमाल करने से दोस्तों निबंध में सजीवता होती है, सजीवता, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर सामने वाला थोड़ा सा दिमाग लगाता है, ठीक है, वो चिंतन करता है आपने क्या मुहावरा लिखा है, तो आपके निबंध से वो ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। चौथा नियम है कि आपको दोस्तों शब्द सीमा वो ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर निबंध लिखना बैठ गए हो आप तो शाम तक लिखे जा रहे हो, आपके पास में एक तो टाइम कम होता है, आपको शब्द सीमा और समय सीमा ये दोनों ही ध्यान में रखनी चाहिए निबंध को लिखते टाइम। पांचवा नियम क्या है निबंध को लिखने का, कि सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अब देखो जैसे कि पर्यावरण शिक्षा पर निबंध आया, तो आपको क्या क्या पहलुओं पर ध्यान रखना कि पर्यावरण किसको कहते हैं, पर्यावरण अगर खराब हो जाएगा तो इसके नुकसान क्या क्या होंगे, सरकार है वो कौन कौन से कदम उठा रही है पर्यावरण को सुधारने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से कदम उठा रही है, ठीक है। और आप ये भी मतलब लिख के आएंगे कि एक नागरिक अपने घरेलू स्तर पर, वो एक व्यक्तिगत स्तर पर या घरेलू स्तर पर वो क्या कर सकता है, तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक है। और
हमें कौन कौन सी पर्यावरण से संबंधित किताबें वो पढ़नी चाहिए ताकि पर्यावरण का ज्ञान हो हमें, ठीक है। और आपको पर्यावरण से संबंधित घटनाएं भी याद रहनी चाहिए कि कहाँ पर अम्ल बरसात हुई थी, कहाँ पर नाभिक की घटना हुई थी, भोपाल गैस कांड क्यों हुआ था, ठीक है। ये सब घटनाएं होती हैं, तो आपको सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके निबंध है वो लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो दोस्तों जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे होने चाहिए? जुड़े हुए। जैसे कि आपने कुछ लाइन लिखा यहाँ पर कि पर्यावरण शिक्षा लोगों को इसलिए दिए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके, प्रकृति बच सके। फिर अगली लाइन में लिखा पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह अभी तक पता है जहां पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे रह सकते हैं। हमारे पास में अभी दूसरा कोई ग्रह नहीं है, इसलिए पर्यावरणीय शिक्षा की जरूरत हमें पड़ती है और हमें दूसरों को भी पर्यावरण शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह से आपके जो पैराग्राफ है, जो आप लिखते हो पॉइंट, वो उसमें कनेक्शन होना चाहिए, उसमें जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विषय से भटक जाएं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि निबंध लिखते समय हमें विषय से नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों हमारा निबंध अच्छा बने इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाषा की शुद्धता, ठीक है। भाषा की शुद्धता यानी कि दोस्तों वर्तनी से संबंधित जो भी नियम होते हैं, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं, नीति कैसे लिखते हैं, रीति कैसे लिखते हैं, पर्यावरण कैसे लिखते हैं, शब्द आपके जो ऐसे होने चाहिए जिसमें व्याकरण भी है वो सही तरीके से इस्तेमाल की हुई हो। तो हमें भाषा की शुद्धता ध्यान रखनी है और लेख की स्वच्छता पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपको कोई काट छांट नहीं करनी है, ठीक है। लेख की स्वच्छता, आपको कोई निबंध पढ़ता है तो बड़े साफ सुंदर ढंग से निबंध लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अनावश्यक बातें नहीं अपने को लिखनी है निबंध में। तो ये नियम से सॉरी निबंध से रिलेटेड कुछ नियम थे, इनको अपने को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपके पास में टाइम बचता है डियर तो आप निबंध लिख सकते हो, ठीक है। एक तो पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व है, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व, निबंध लिखना इस पर। कितने शब्दों का? आप 250 शब्दों का ही निबंध लिखना, ठीक है। शब्द सीमा कितनी है? 250 शब्द। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, ठीक है। ये दो विषय मैंने आपको लिख दिए हैं। टाइम है आपके पास में तो इस पर जरूर प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी आपको 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने अनुतान है उसकी परिभाषा आपको बताई है, ठीक है, कि अनुतानों से हम आश्चर्य, प्रशंसा, व्यंग्य आदि के भाव प्रकट कर सकते हैं। निबंध रचना कैसे अपने को लिखनी है, नियम बताए हैं। और एक सवाल है यूनिट नंबर 1 से डिस्कस किया है, देवनागरी लिपि के वर्णों का मानक रूप बताते हुए देवनागरी की लिपि के लेखन से संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चैप्टर 1 को आपको बहुत अच्छे से याद करना, यहाँ से एक 20 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। और जो मैंने सवाल बताए रखे हैं आपको, ठीक है, वो देख लेना। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ देख लेना और कौन कौन से क्षेत्रों में यूज होती है, तो वो एक 20 नंबर का सवाल आ जाएगा। संधि विच्छेद आ जाएंगे, वो हम सही कर देंगे। पारिभाषिक शब्द किसको कहते हैं और पारिभाषिक शब्द है उनको एक बार देख लेना, तो 8 में से 5 सवाल अपने आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।